क्या बोला? टॉर्च वाला। टॉर्च वाले ने बताया था कि जो टॉर्च होती है वो पैरेलल लाइट कैसे दे पाती है। तो उसके जो बल्ब होता है उसको फोकस पर रख देते हैं, तो बल्ब से जो भी लाइट निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से। और हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइट अगर फोकस से निकलती है तो वो लौट के कैसे जाएगी? पैरेलल। तो जितनी भी लाइट निकलेंगी वो सब कैसी निकल जाएंगी? पैरेलल। और पैरेलल निकलेगी तो हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे हमको बहुत अच्छा दिख जाएगा। ऐसा बताया था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हो चुके थे, अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। अब एक सिंपल सी बात सबसे पहले समझो कि कोई भी जो मिरर है वो हमको क्या करेगा? हमारे को एक इमेज दिखाएगा। और कोई भी जो मिरर है, जैसे कि अगर मैं एक प्लेन मिरर की बात करूं, तो कोई इंसान अगर यहाँ पे खड़ा है बेटा, तो उसको कहाँ तक का एरिया दिखेगा? जैसे अगर मेरे सामने एक प्लेन मिरर है, तो क्या मुझे उस सामने वाले प्लेन मिरर से पीछे की पूरी दुनिया दिख जाएगी कि कुछ एंगल तक ही दिखेगा? और कुछ एंगल तक दिखेगा, क्योंकि जो ऊपर वाली एज है उसके ऊपर दिखना बंद हो जाएगा, जो नीचे वाली है उसके नीचे दिखना बंद हो जाएगा। तो अगर मैं वो निकालना चाहूँ तो तुम बताओ कि ये जो लास्ट रे है, लास्ट रे वो इसके बाहर वाली रिफ्लेक्ट होके यहाँ चले जाएगी, तो मुझे यहाँ से लेके और इसके बाहर वाली यहाँ तक चली जाएगी, तो मुझे इतना एरिया जो है वो दिखेगा। क्या मुझे कोई चीज़ यहाँ पे है वो दिख सकती है? क्योंकि इससे जो लाइट रे आएगी वो शायद टकरा के यहाँ तक ना पहुंचे। तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, पर मैं थोड़ा सा तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू तुमको समझ में आ रहा है। अब अगर इसी चीज को हम किस में बात करें? कॉनकेव में। तो तुम बताओ कि ये प्लेन मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फील्ड ऑफ व्यू इससे छोटी होनी चाहिए कि बड़ी? कैसी होनी चाहिए? छोटी। क्योंकि ये क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। अब अगर इसी चीज की बात मैं किस में करूं, तो ये क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। क्योंकि जो पहले आ रही थी वो और टकरा के, जैसे यहाँ वाली जो आएगी वो इस वाले में तो टकरा के इधर जाती, पर ये जो है वो टकरा के इधर चली जाएगी मान लो, और दूर वाली टकरा के इधर आ जाएगी। तो ये क्या करेगा? फील्ड ऑफ व्यू बड़ी कर देगा। अगर कोई आदमी यहाँ पे है तो वो पहले अगर यहाँ तक देख पा रहा था, तो अब उसकी टकरा के और दूर तक चले जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे अगर प्लेन मिरर होता तो इसकी ये वाली लाइट टकरा के इधर जाती, इधर। अगर प्लेन मिरर होता तो इधर जाती, पर अब कहाँ जाएगी? थोड़ा सा एंगल का इंक्रीजमेंट दिख रहा है तुमको? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? किस किस को आ रहा है समझ में? पक्का? तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया है? कॉन्वेक्स मिरर की वजह से क्या हो चुका है? तो इसका क्या फायदा होगा तुम सोचो। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया जिससे कि तुमको इसका इस्तेमाल समझ में आए। जैसे कि गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी में जो साइड मिरर रहता है उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है? क्या प्लेन मिरर से काम चल जाएगा? काम चल सकता है, चल सकता है, पर जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अब तुम देखो कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको कोई आ रहा है पीछे से, ये देखना है, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि हमको ज्यादा एरिया दिखे कि कम एरिया दिखे? अगर मैं प्लेन मिरर लगाऊंगा तब भी मुझे पीछे का दिख रहा है, बट अगर मैं कॉन्वेक्स लगा लूंगा तो मुझे पीछे का, कोई आदमी है उसकी वो गाड़ी चला, कोई आदमी है वो गाड़ी चला रहा है, जैसे कोई आदमी यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, वो यहाँ पे देख रहा है। अब तुम सोचो कि प्लेन मिरर लगाए तो उसको यहाँ तक का ही दिख रहा है, इतना एरिया दिख रहा है मान लो। अब कोई गाड़ी है अगर वो इधर से आ गई या फिर वो इधर से आ गई, तो वो उसको किस में दिखेगा? अगर वो कौन सा लगा लेगा? क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू। तो इसीलिए गाड़ियों के साइड में कौन सा मिरर लगा रहता है? अब कॉन्वेक्स मिरर लगाने से थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर में दोनों ही केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? छोटी। तो हमारा काम चल रहा, हमको बस ये देखना है कि कोई आ रहा है। अब हम इतने भी गधे नहीं है कि गाड़ी आ रही है तो हम सोचेंगे कुछ कुछ छोटी चीज आ रही है। अगर हम गाड़ी चलाते हैं, पीछे से ट्रक आ रहा है, तो हमें पता है ना कि भले ही ये छोटा दिख रहा है पर आ तो ट्रक ही रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो हमारा काम चल रहा है, इसलिए हम क्या लगाते हैं उसके साइड में? कॉन्वेक्स। ऐसे ही तुम अगर किसी चौराहे वगैरह पे जाओगे, जैसे चौराहे पे क्या होता है, चौराहे पे भी लगे रहते हैं, या फिर पहाड़ों पे अगर तुम गए हो तो वहां पे भी लगे रहते हैं। पहाड़ों पे क्या रहता है, ऐसे अचानक से मोड़ आते हैं। गाड़ी से अगर तुम गए हो, अचानक से मोड़ आते हैं। मान लो कहीं पे अचानक से मोड़ आ रहा है, तो ये जो आदमी है उसको दिख रहा है क्या कि यहाँ से कौन आ रहा है? पर अगर टक्कर हो गई तो नुकसान हो जाएगा, आदमी मर सकता है। तो इसीलिए वहां पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे क्या लगा दिया उनने? कॉनकेव मिरर लगा, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया।
यहाँ से क्या लगा दिया, नहीं एरो तो लगा दिया, पर एरो से थोड़ी ना पता पड़ रहा है कौन सी गाड़ी आ रही है। एरो लगाने से पता पड़ जाएगा गाड़ी आ रही है, एरो तो ये बताता है कि मोड़ आ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगाने से क्या फायदा है, तो यहाँ से जो आदमी आ रहा है उसको यहाँ का तो नहीं दिख रहा, पर वो इस मिरर में तो दिख सकता है, और जो मिरर है वो कहाँ की इमेज दिखाएगा। और कॉन्वेक्स लगाने से क्या फायदा है कि हमको एंगल कैसा दिखेगा, तो इसीलिए रोड वगैरह पे, चौराहे वगैरह पे भी लगी रहती है। एक और इसका इस्तेमाल है, तुम देखो कि जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनके कॉर्नर पे भी लगा रहता है। कभी देखना, नोटिस करना, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गई या फिर और भी जो भी बड़ी दुकानें जिसको लगाना है वो कॉर्नर पे लगा लेता है, तो उससे उसको दिखता रहता है कि कोई कहीं पे चोरी वोरी तो नहीं कर रहा। जैसे कि तुम अगर मॉल वगैरह में गए हो तो वहाँ पे ऐसे शेल्फ रहती हैं, अपन कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ रहती है। अब दुकानदार यहाँ पे बैठा है, तुम कौन सी सेल्फ में घुस के क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो क्या पता। मुरैना में विशाल मेगा मार्ट खुला है, समझ में आ रहा है क्या स्थिति हो रही है उसकी। तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। अब अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो मैं उस वाले कॉन्वेक्स मिरर में डायरेक्ट देख सकता हूँ कि उधर क्या चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्या है, पढ़ लो, तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें लिखा है कि ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, तो तुम समझ पा रहे होगे ना कि इरेक्ट इमेज का फायदा हो रहा है, इसीलिए अपन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज दे देता तो उसको साइड मिरर में लगाने का फायदा होता कि घाटा होता। समझ में आ रहा है, क्यों लगा पा रहे हैं वो तुमको समझना जरूरी है। इसको अंडरलाइन कर लेना, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू लिखा हुआ है। क्या बेटा, कॉनकेव का तो छोटा हो गया ना फील्ड ऑफ व्यू। कॉनकेव के केस में जैसे कि तुम ये देखो, सब लोग पेज नंबर 162 पे देखेंगे। पेज नंबर 162 पे देखो तुम, ऑब्जेक्ट जो है उससे लाइट एक बार कॉनकेव पे आ रही है, एक बार कॉन्वेक्स पे आ रही है। तुमको दिख रहा है कि कॉनकेव की वजह से फील्ड ऑफ व्यू कम होता जा रहा है और कॉन्वेक्स की वजह से फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होते जा रहा है। नज़र आ गया। तो फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है अब तुमको यहाँ से समझना चाहिए। चलो अब ये लुल्लू पुल्लू सवाल आ गए, तुम बताओ इनका जवाब दे पा रहे हो क्या। प्रिंसिपल फोकस क्या तुम डिफाइन कर सकते हो। लाइट रे टकरा के, पैरेलल टकरा के जहाँ पे जाती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी। सिंपल है। अब ऐसे सवाल में बोर्ड पे करवाऊँ क्या, जल्दी बताओ। क्या मैं 20 का डिवाइड 2 से दे के दिखाऊँ क्या। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। तो उसने क्या बोला है कि एक ऐसा मिरर बताओ जो कि इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज। तो अगर सिर्फ इरेक्ट बोलता तो हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लिख सकते थे, पर जहाँ पे एनलार्ज्ड लिखा आ गया तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स के बस की बात उससे ना हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा उससे, एनलार्ज्ड इमेज। तो ये कौन सा हो सकता है, सिर्फ क्या ये प्लेन हो सकता है, क्योंकि प्लेन में ना तो एनलार्ज बनती है ना डिमिनिश्ड बनती है, उसमें कैसी बनती है। बस हो गया सवाल। वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज एंड इट हैज वाइडर फील्ड ऑफ। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब बड़ी सिंपल सी चीज आ गई है। इसको पढ़ने से पहले तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या गणित में हम ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनाना जानते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, इसके सीधे जाते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, इसके ऊपर जाते हैं तो, इसके नीचे जाते हैं तो, इसके बाएं जाते हैं तो, ये सबको पता ही है, सबको पता ही है। अब इसका इस्तेमाल हम फिजिक्स में कैसे करने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी मिरर आएगा मैं उसको यहाँ पे रख दूंगा। मेरा जो पोल है वो क्या बन जाएगा, मेरा जो पोल है वो क्या बन जाएगा। अगर मेरा पोल ओरिजिन बन गया तो अब आगे देखते हैं। तो जो किसी भी केस में हम क्या करते हैं कि हमारा ये पोल होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो कहीं दूरी पे रखा रहेगा, उसकी कुछ हाइट होगी, फिर ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज की कुछ दूरी होगी और इमेज की भी कुछ क्या होगी। तो अब क्या आ गई, 4 नई चीजें आ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट, ये 2 चीजें आ गई। इमेज डिस्टेंस और इमेज, ये 4 नई चीजें आ गई हैं। वैसे तो ये नई नहीं है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब इनको हम एक एक नाम दे देंगे।
तो पिछले साल अपन ने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल पहले आती है, फाइनल ऑब्जेक्ट पहले आया तो उसकी डिस्टेंस भी पहले आएगी, और इमेज बाद में भी तो उसकी इमेज डिस्टेंस भी। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इनिशियल की वजह से, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया। कोई दिक्कत है किसी को? तो आज के बाद अगर लाइट के चैप्टर में u दिखेगा तो उसको क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v दिखेगा तो उसको क्या माना जाएगा। अब ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर मैं बोल रहा हूं h, क्या बोल रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, h1 नहीं h डैश, क्या बोल दूंगा। तो h क्या है, पहले ऑब्जेक्ट होगा फिर उसकी इमेज की हाइट होगी, तो h माने ऑब्जेक्ट की हाइट और h डैश माने। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट, ये सब अपने आप में एक क्या लाएंगे, वैल्यू लाएंगे कि भैया ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर आ रही है। पर तुमको भी पता है कि वो यहाँ पे भी हो सकता है, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुमको पता है जब ऐसी दिक्कत आती है तो क्या करना चाहिए कि 10 का प्लस में है कि 10 का, समझ में आ रहा है अब हम क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले क्या बताया, ओरिजिन। तो अब तुम बताओ कि इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है वो मान लो कहाँ पे रखा है, सी पे, ये क्या है एफ, तो इमेज कहाँ बनती है, याद है तुमको, कहाँ पे बनती है इमेज, सी पे ही, याद है तुमको। अब अगर इसकी बात करें तो इसका यू कैसा आएगा, सब लोग मुझे बताएंगे। ये क्या है हमारा, इसका यू कैसा आएगा, क्या तुमको दिखता है ये बात। इसका वी कैसा आएगा, वी कैसा आ रहा है, सबको दिख रहा है। देखो भैया ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के लेफ्ट में रखा है तो नेगेटिव आना चाहिए, इमेज जो है वो भी पोल के लेफ्ट में आई है तो क्या आनी चाहिए। अगर एच की बात करूं, एच की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो लाइन से ऊपर जा रही है। अगर हाइट की बात करें तो वो ऊपर और नीचे जाएगी ना, लेफ्ट राइट थोड़ी ना जा सकती है। तो हाइट कैसी आ जाएगी, एच कैसा आ जाएगा, और एच डैश क्या, इस तरीके की चीजें हम देख सकते हैं, पक्का बताओ। तो ये साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन मैंने तुमको पढ़ा दिया है तुम्हारे पेज नंबर 169 पे, ये देखो डायग्राम बना है सिंपल सा, तुमको समझ में आ रहा है क्या। चलो, तो अब एक नई चीज क्या आ गई है, अब हमारे पास आ चुका है एक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है कि 1/v प्लस 1/u बराबर किसके होता है, 1/। अब तुमको पता है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3। तो जो सवाल आएगा उसमें क्या होगा, 2 वेरिएबल दिए रहेंगे, किसी एक की वैल्यू। क्या ये हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये मिरर फॉर्मूला है। तुम देखो जो सवाल रहेंगे उसमें क्या करेगा, v और u दे देगा, बताओ f कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा और फोकल लेंथ दे देगा, पूछेगा कि इमेज कहाँ बनेगी। इस तरीके की बातें होंगी। ये जो फॉर्मूला है इसमें जितनी भी वैल्यू डाली जाएंगी सब किसके साथ डाली जाएंगी, विद प्रॉपर। अब भैया सवाल में आ गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो तुम बताओ कि जितने भी केस हमने पढ़े हैं उसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा ही मिरर के लेफ्ट में रखा गया था कि नहीं। तो वो पेपर में या फिर सवाल में क्या तुमसे ये बोलेगा कि u बराबर 20 है, या फिर तुमको खुद से मानना पड़ेगा कि u बराबर -20 है। तो ये सब बातें जो है वो हमने अभी तक जो पढ़ा था उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है तो हम फटाफट से उसको -20 अपने मन से लिख लेंगे, वो बोलेगा नहीं कि भैया माइनस ले ले। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके के अगर सवाल हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है वो भी हम देखते हैं। एक सिंपल सी चीज़ और आ गई है, वो क्या है, मैग्निफिकेशन, जिसको भी किससे बोल रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ, इनको तुम समझोगे तो बस कुछ तुमको टफ नहीं लगेगा। अच्छा, इसका तो सिंपल सा इस्तेमाल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने जैसा नहीं है, ये थोड़ा सी अलग चीज़ है। जैसे कि हम इतने सारे केस देखते आ रहे थे, तो हमने देखा था कि किसी केस में ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी हो गई थी, किसी में छोटी हो गई थी, किसी में बराबर की थी। पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, तो तुम देखते हो कि जैसे आजकल हम मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं, तो मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो इसको ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, तो वो क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन। अब उसी फोटो को हम ऐसे छोटा कर सकते हैं कि नहीं, तो वो भी क्या हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या है तुम समझ रहे हो।
किसी एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा किया गया है इमेज में, या फिर कितना छोटा किया गया है इमेज में, तो उसको क्या बोला जा रहा है, मैग्निफिकेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो मैग्निफिकेशन को हमने इंसानों ने डिफाइन किया है कि मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज हाइट अपॉन यानी कि एच डैश अपॉन ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और तुम देख रहे हो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर भी आ रही है, माइनस के v अपॉन। तो तुमको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैग्निफिकेशन क्या है ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या है, वो हाइट में रेशो है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर भी आती है, माइनस v अपॉन। और ये तुमको क्या करना है, ये एक तरीके से रटना है, मैं रटने के लिए बोलता नहीं हूँ, पर ये तुमको एक तरीके से रटना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल करके तुम देखोगे कितने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इसका इस्तेमाल करके। अच्छा ये बताओ, मैग्निफिकेशन अपने आप में क्या है, एक रेशो। रेशो क्या होता है, किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करना। जब भी हम किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने केस आएंगे, ये बताओ मेरे को, ये मैं तुमको यहाँ से मिटा रहा हूँ। जब भी हमने किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड किया, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आएगी, या तो ग्रेटर देन बनाएगी, या फिर बराबर बनाएगी, या फिर लेस देन, या तो निगेटिव आ सकती है, या तो इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। अब मेरी बात मान लेना, जो मैं बता रहा हूँ उसको ना कान खोल के ढंग से सुन लेना, क्योंकि अगर तुम मैग्निफिकेशन के साथ खेलना सीख गए, क्या बोला मैंने, मैग्निफिकेशन के साथ खेलना सीख गए तो तुम सवाल पढ़ते से ही बता दोगे कि ये आने वाला है। क्या बोला, सवाल पढ़ते से ही बता दोगे कि ये सब होने वाला है, सीखना है ना। तो वो देख लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, ऐसा कब हो सकता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, हमने किसी एक चीज को किसी एक चीज से डिवाइड किया, उसका आंसर 1 से बड़ा आया, इसका क्या मतलब है कि न्यूमरेटर किससे बड़ा था। ऐसा तभी हो सकता है, जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 2.5। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 2। तो वैल्यू बड़ी कब आ रही है, जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से कैसा है, बड़ा है। समझ में आ गई कि नहीं। तो अगर किसी चीज का मैग्निफिकेशन बड़ा आता है और ऊपर क्या है, n अपॉन डी, यानी कि h डैश अपॉन h की वैल्यू कैसी आ गई है, 1 से ज्यादा, 1 से, यानी कि इमेज हाइट इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 1 देखते से ही मैं क्या लिख दूंगा भैया, क्या आ रहा भैया, क्या मैं ये बोल सकता हूं, सवाल आता है मैग्निफिकेशन इज प्लस 1.5, डायरेक्ट बोल देंगे कि एनलार्ज्ड इमेज आ रही है, क्या बोल देंगे डायरेक्ट। अब सवाल आता है कि विच मिरर इज दिस, तो क्या तुम समझ सकते हो कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस 1 है, एनलार्ज्ड इमेज आ रही है, तो कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता, तुरंत आंसर लगा देंगे, क्या आ गया। अब ये तुमको आगे चल के बड़ा काम आएगा, इसलिए अभी से सीख लो। समझ में आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो बराबर कब आता है, जब ऊपर और नीचे कैसा हो, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि सेम एज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसकी दोनों की हाइट कैसी है, बराबर। तो इसमें हम क्या क्या सोच सकते हैं, इसमें हम सोच सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा तभी उसकी इमेज कैसी आई, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। क्या इन दो के अलावा कोई केस बनेगा, सोच के देखो, हमने जो केस पढ़े हैं उनमें तो यही आ सकता है ना। तो हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू से इतनी सारी बातें पता कर पा रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो तुम क्या बोल दोगे कि ऐसा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे बड़ी है, हाइट ऑफ इमेज से। तो ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये क्या है, इस बात में कोई समस्या है, ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है। जो हम 8th क्लास में रेशो पढ़ते हैं वो यहाँ पे काम आ रहा है। आगे बढ़ूं, अब दो चीजों की रेशो नेगेटिव कब आएगी, सोच के बताओ, दो चीजों की रेशो नेगेटिव कब आ सकती है, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव तब क्या आएगा, पॉजिटिव। ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला नेगेटिव तब क्या आएगा, पॉजिटिव, तब क्या आएगा। तो नेगेटिव कब आएगा, जब एक नेगेटिव हो और एक, पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है।
अच्छा, पर यहाँ पे एक चीज बड़ी शानदार है कि जो नीचे वाला है वो हमेशा कैसा रहेगा, क्योंकि ये क्या है, हाइट ऑफ, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है। थोड़ा फिर से बता रहा हूं कि कोई रेशो है वो नेगेटिव कब आता है, जब ऊपर वाला नीचे वाला का साइन क्या हो, अलग अलग हो। उन दोनों में बात नहीं बन रही है, एक अलग है और एक, तो रेशो कैसा आएगा, अगर दोनों ही समान है, दोनों ही पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास एक फायदा है कि नीचे वाला हमेशा कैसा है, तो जो भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ऊपर वाली की वजह से। अब मैं बोल रहा हूं कि किसी का मैग्निफिकेशन कैसा आ गया है, नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव का मतलब है कि नीचे और ऊपर क्या रहना चाहिए, आपस में टकराव रहना चाहिए, नीचे वाला अलग ऊपर वाला। अगर नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कौन नेगेटिव रहा होगा, इसका मतलब एच डैश कैसा आ गया है, एच डैश कैसा आ गया है, एच डैश नेगेटिव, एच डैश नेगेटिव, इसका मतलब वो लाइन से कैसा चला गया, इसका मतलब ये क्या हो गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, समझ में आया। अब रेशो कैसा आ गया है, पॉजिटिव, रेशो कैसा आ गया है, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव रेशो लाना है तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव, मतलब एच डैश क्या आ चुका है, तो इसको कैसा होना पड़ेगा, इसको कैसा होना पड़ेगा, समझ में आया। ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, फिर से पूछ लो जो पूछना है, इसका बहुत इस्तेमाल आएगा इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सवाल आता है कि एक मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन हमको दे दिया गया है -2.3। अब तुम बताओ कि इस नंबर से देख के हम क्या क्या बता सकते हैं। हमको कुछ नहीं पता कि कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट किधर रखा है, इमेज कहाँ, ये कुछ नहीं पता, इससे हम फिर भी बहुत कुछ बता सकते हैं। बताओ, एनलार्ज्ड इमेज है, रियल, और रियल कैसे बताया आपने, नेगेटिव साइन। देखो अगर इन्वर्टेड आ रही है तो इन्वर्टेड किस में आएगी, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में, नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब इन्वर्टेड है, तो ये रियल भी इसने अपने मन से बता दिया। सिर्फ इस नंबर से हम कितनी सारी बातें बता सकते हैं, पर तुमको क्या पता होना चाहिए कि रेशो की गणित क्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हम अपने आगे सवाल करते हैं। एग्जाम्पल 10.1 सब लोग एक बार पढ़ लो आराम से, और पढ़ते समय ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। अगर गिवन देखना सीख जाओगे तो सवाल आ जाएगा। सवाल नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। बोल रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसको कि रियर व्यू के तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, तुम तो सवाल देखो। बोल रहा है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 3। अब कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो हम कौन सा वाला बनाएंगे बेटा, ये वाला बनाएंगे। बोलो आया ना। तो हमको पता है कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा। अब तुम बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो मैं प्लस की लूंगा कि माइनस की लूंगा, किसकी लूंगा, समझ में आ रहा है। अब अभी तुम शुरुआत में पहली बार देख रहे हो इसलिए तुम ड्रॉ करके देख लिया करो कि प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, वरना धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद तुमको पता लग जाएगा कि कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी और कॉनकेव की। लॉजिक समझ में आ रहा है कि प्लस की क्यों ली गई है। तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, प्लस का 3 मीटर। बोलो आया ना। अच्छा जितने भी डिस्टेंस है वो सब किस में निकलेंगे, डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, तो इसलिए वैल्यू किस में आएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उसमें जो रेडियस ऑफ, अब बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। 5 मीटर जो है बस क्या है, एक बस है जो कि यहाँ से कितनी दूर है, 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई बेटा। अब तुम बताओ कि u बराबर मैं कितना लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा माइनस का 5 मीटर। समझ में आ रहा है सबको। अब अगर मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, तो वो कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत, हमको पता है मेरा फॉर्मूला कितना होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये पता है क्या निकाल सकते हैं, v। फटाफट से निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यू पटक दो तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1/-5 इज इक्वल टू 1/1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/, तो ये कितना आ जाएगा 3/। कोई दिक्कत है, ये मैथ की कैलकुलेशन है, नहीं समझ में आएगी तो बता देना, मैं समझा दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ूँ। मुझे पता है प्लस माइनस कितना होता है, तो मैं इसको +5 की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कोई दिक्कत किसी को, 1/v। अब यहाँ पे ये 1/3/2 है, तो ये 2 जो है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/, और ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा
इनका क्या लेंगे, इन 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो ये कितना आ गया 13 बटे, अब मेरे को भी बताओ ये 13/15 1/v आया है कि v आया है, ये 1/v आया है 13/15 कि v आया है, तो मुझे 1/v चाहिए कि v चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो अगर 1/v कितना है 13/15, तो v कितना आ जाएगा 15 समझ में आ रहा है। अब तुम देखो कि v की वैल्यू अपने आप कैसी निकल के आई है, पॉजिटिव। v की वैल्यू कैसी आई है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है इसका मतलब जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, पॉजिटिव कहां पे आएगा, बोलो। कॉन्वेक्स मिरर के केस में v पॉजिटिव आना चाहिए था कि नहीं। अगर किसी की v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो खुद से दिमाग लगा सकता है कि उसकी कैसी आ रही है, गलत आ रही है, क्योंकि मिरर कौन सा दे रखा है, और कॉन्वेक्स के केस में नेगेटिव वैल्यू कभी भी इमेज की आ ही नहीं। समझ में आ रहा है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि केस कैसे थे, पहले हमने केस इसीलिए पढ़े थे जिससे कि ये सब बातें समझ में आए। आगे बढ़े, इसमें और क्या बोल रहा है वो कि इमेज डिस्टेंस बता दो, और क्या बता दो, इमेज की नेचर, और क्या बता दो, मैग्निफिकेशन। अगर मैं नेचर की बात करूंगा तो मुझे तो नेचर बताने के लिए सवाल में कॉन्वेक्स मिरर दिख गया था, मैं तभी नेचर बता देता। कैसा नेचर आ रहा है इसका, वर्चुअल एंड, क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, इसके लिए मुझे सवाल करने की कोई ज़रूरत थी क्या, नहीं थी। सवाल मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे मैग्निफिकेशन की क्या निकालनी है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन, अब तुम बोलोगे कि सर सवाल में तो ना तो एच दिया है ना ही एच डैश दिया है, बट हमने क्या निकाल लिया है, वी अपॉन, तो हम किससे निकालेंगे, माइनस का वी अपॉन यू से क्या निकाल लेंगे, हमारी वैल्यू। अब v की वैल्यू हमको पता है, बिल्कुल पता है, तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस को साइड में छोड़ दो, 15/13 किसकी रख दो, v की वैल्यू, अपॉन u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। बताओ ये माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से, और ये 5 से ये 15 कट जाएगा 3 बार, तो आंसर कितना आएगा 3/13, जिसको कि सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.23 m इज इक्वल टू प्लस ऑफ 0. अब ये बताओ यहां से क्या क्या समझ रहे हैं, 0.23 1 से छोटा, 0.23 1 से, तो कॉन्वेक्स के केस में क्या 1 से छोटा आना चाहिए था, क्योंकि वो कैसी कर देगा इमेज को, तो 1 से छोटी आनी चाहिए थी। पॉजिटिव का क्या मतलब है, क्या मतलब है पॉजिटिव का, समझ में आ रहा है। देखो तुम इस तरीके के सवाल कर सकते हो क्या, अगला वाला ट्राई करो। अच्छा इसका 0.23 का मतलब क्या है वो भी सुन लो। इसका मतलब है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लो 100 सेंटीमीटर की हाइट का होता तो इमेज कितनी बड़ी बनती, 20.23 का मतलब समझ रहे हो। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर की हाइट का है तो इसकी इमेज कितनी छोटी बनेगी, 23 सेंटीमीटर की। ये मैग्निफिकेशन का मतलब है। मैग्निफिकेशन का, अगर किसी चीज का मैग्निफिकेशन 2 है तो उसकी इमेज कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना। अगर 5 फुट का आदमी है तो वो कितना बड़ा दिखेगा, 10 फुट का। वहीं अगर किसी का मैग्निफिकेशन 0.5 है तो 5 फुट का आदमी कितना बड़ा दिखेगा, 2.5 फुट का। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये मैग्निफिकेशन का काम है। अगला वाला सवाल कर लो, बाकी के 2 होमवर्क में ले जाना, फिर रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ तुरंत, जिससे कि तुम अपन ऐसे सवाल और भी कर लेंगे। चलो अब इस वाले सवाल में देखो, सबसे पहले क्या दिया है, कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर दिया है तो मुझे पता है कि फोकल लेंथ वगैरह किस तरीके से क्या लूंगा, तो मैंने फटाफट से पहली बार में क्या लिख लिया, f बराबर कितना है, माइनस का। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्या ये तुम कर सकते हो। अच्छा अब इस सवाल में देखो सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो मैं मीटर में कन्वर्ट करके जबरदस्ती कैलकुलेशन टफ नहीं कर रहा, मैं आंसर किस में निकाल दूंगा। अगर सब कुछ मीटर में है पिछले सवाल की तरह तो सब कुछ मीटर में निकालो, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सब कुछ किस में निकाल दो, तो उससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब इस वाले सवाल में क्या दिया है, फोकल लेंथ दी है, कॉनकेव मिरर दिया है, पूछ रहा है कि शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज इसको चाहिए, शार्प इमेज चाहिए का क्या मतलब होता है। अच्छा ये लिखा है ना, प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। क्या हमको u की वैल्यू गिवन है, क्या हमको u की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो, नहीं कितनी है वो, क्या मैं v निकाल सकता हूं। अगर f पता है और u पता है तो क्या मैं v निकाल सकता हूं।
तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि कैलकुलेशन देखनी है? कितना आ रहा है v? कितना आ रहा है? -37 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? अब कैलकुलेशन तुम्हारी बुक में हो रखी है, कोई दिक्कत है इसमें? अब और क्या बता सकते हैं हम? तो हम इस बार क्या बताएंगे? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताने से क्या फ़ायदा है? तो तुम देखो कि इसमें हमको हाइट दिया ऑब्जेक्ट की कितनी है? 4 सेंटीमीटर। किसकी है वो? प्लस के। अब तुम बताओ, मेरे पास v आ चुका है, u आ चुका है, तो v और u से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? मैग्निफिकेशन। और एक बार अगर मेरे को मैग्निफिकेशन पता लग गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे मालूम है, तो मैं क्या निकाल लूंगा? हाइट ऑफ इमेज। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मुझे देखो v पता है, u पता है, तो मैं -v/u रख के क्या निकाल लूंगा? मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल लूंगा। बोलो आया ना? मैग्निफिकेशन अगर पता लग गया तो m बराबर h'/h। इसमें मुझे m पता है, h पता है, तो क्या ये निकल जाएगा? पक्का? तो ये वाले सवाल को सब होमवर्क में एक बार घर पे जाके खुद से करके लाएंगे, बुक में नहीं देखेंगे। और ये जो 2 नीले सवाल है वो भी करके लाएंगे। चलो टाटा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।